हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और स्वागत करता हूं आपका क्रैश कोर्स के सेकंड वीडियो में। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से कोई भी पदार्थ एक छोटे से एटम से बना होता है और उस एटम की संरचना, उस एटम का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, जिसमें प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन जो कि कक्ष में होते हैं, जो नाभिक के पास में होती है वो पहली कक्ष कहलाती है, जो नाभिक के दूसरे में होती है वो दूसरी कक्ष कहलाती है, और जो नाभिक से तीसरी बारी में होती है वो तीसरी कक्ष कहलाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड कक्ष हो गई, ये थर्ड कक्ष हो गई। ठीक है, अभी आपको एक चीज़ समझिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, चार्ज है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और दोनों का आवेश सेम होता है, बस प्लस और माइनस का अंतर होता है। न्यूट्रॉन एक वो कण थे जो उदासीन थे, इनमें चार्ज था ही नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, एक बार कंक्लूजन थोड़ा सा बता देता हूँ पिछले चैप्टर से, पिछले लेक्चर से, कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले आवेशित कण हैं, जो अपनी आप प्लस माइनस, इनको भगवान इनको नेचुरली देखता है, इनको ब्रह्मांड नेचुरली देता है, जिससे ये आकर्षित होंगे या फिर रिपल्शन होंगे। ठीक है, कौन पर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट हु डू नॉट पार्टिसिपेट, किसका कोई योगदान नहीं होता आकर्षण और रिपल्शन में? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। क्लियर है ये चीज। तो जब ये एटम की हम लोगों ने बात कर ली थी, हम लोगों ने फिर बात की थी कि जब हम यहाँ ऊर्जा देते हैं, एटम में एनर्जी देते हैं, एनर्जी किस रूप में हमने बात की थी? तापमान के रूप में हम लोगों ने एनर्जी की बात की थी। तो जब मैंने तो आपको कई बताई थी, तापमान, दबाव या वोल्टेज, बट मैंने तापमान ले लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम तापमान देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएंगे और बन जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में विद्युत स्थैतिक बल से जुड़े हुए होते हैं। विद्युत स्थैतिक बल किनके बीच में होता है? दो चार्ज, दो आवेश के बीच में जो बल लगता है उसे विद्युत स्थैतिक बोलते हैं। चुंबक के बीच में लगता है उसे चुंबकीय बल बोलते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? देखिए, गुरुत्वाकर्षण की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण हमें ज़्यादा खास मतलब नहीं है। पर ये तीनों बल कैसे होते हैं? ये ब्रह्मांड में नेचुरली पाए जाते हैं, और ऐसे ही ये कण भी नेचुरली ही पाए जाते हैं। अब आप एक बात समझिए, मैंने आपको ये भी बताया था, वो एक अलग बात है कि इसे डेवलप भी किया जा सकता है इनके आवेश के हिसाब से। क्लियर है? एक क्वेश्चन जो डीएमआरसी में आ चुका था, आपको मैं बता दूं, ये डीएमआरसी जेई में आ चुका था, इसीलिए तो ये क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट छोटे छोटे वो बारीक क्वेश्चंस। अब ये जो चीज है, ये चीज आपको लिखने वाली होती है। ये डीएमआरसी का क्वेश्चन आया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कॉपर में रूम तापमान पर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो 8.5 × 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी का तो फायदा उठाना है क्रैश कोर्स में, कि जो छोटी छोटी बेसिक क्वेश्चन्स हैं जो कई पेपरों में आ चुके हैं किसी टॉपिक से, जो रह जाते हैं आप लोगों के, वो आपको यहाँ पर क्या कर देना है? एक ब्रश अप कर देना है मैंने मेरी साइड से। क्लियर है इतना पॉइंट? चलते हैं आगे। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब देखिए, आज इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं चार्ज क्या होता है, आवेश, करंट कैसे बनता है, ये सारी बातें हम जो करने वाले हैं, और इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल करने वाले हैं। इन सवाल के अलावा आपको पेपर में कोई सवाल नहीं आएगा, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये एटम है। ठीक है, मैंने आपको एक और बात मैं बता देता हूं यहाँ पर एटम से जुड़ी, कि ये एटम के जो तीनों कक्ष हैं, इसके प्रति कक्ष में, मतलब पहली कक्ष में, प्रति कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर हम लोग बात करें, प्रति कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ऑर्बिट में अगर हम लोग बात करें, देखिए इस कक्ष को ऑर्बिट कहते हैं। ये 1 नंबर, इसको ऑर्बिट भी कह सकते हैं, कक्ष भी कह सकते हैं, ये कक्ष भी कह सकते हैं। तो इसको दिया जाता है 2n² से, मतलब अगर n 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा केवल, मतलब अगर कक्ष का नंबर केवल 1 है, ऑर्बिट अगर ऑर्बिट नंबर 1 है खाली, तो उसमें पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर ऑर्बिट नंबर 2 डालोगे, मतलब अगर आपको पता करना है कि सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आप डालिए 2n, यहाँ पर 2 डालेंगे, तो जाहिर सी बात है जब 2 की बात करेंगे तो पहले कक्ष में तो 2 ही रहेंगे, और दूसरे में कितने रहेंगे?
देखिए 2 डालेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। मतलब अगर 2 नंबर कक्ष मतलब पहली और दूसरी की बात करेंगे तो पहली में तो 2 रहेंगे ही रहेंगे, उच्चतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। अगर 2 की बात करेंगे, 2 कक्षों की बात करेंगे तो 2 और 8 रह सकते हैं, और 3 की बात करेंगे तो क्या रहेंगे, देख लीजिए। तो 3 में पहली बात तो जाहिर सी बात है कि पहले और दूसरे में तो 2 और 8 रहेंगे, और तीसरे में कितने रहेंगे, 3। आप यहाँ डालिए, 3 3 9, 9 दूनी 18। तो आपके इस तरीके से बनते जाएंगे। अगर चौथी में तो चौथी में बनते चले जाएंगे। क्लियर है इतना पॉइंट। तो हर कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, ये फिक्स्ड लिमिट बताई गई है केमिस्ट्री के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा, कि पहली कक्ष में 2 से ज्यादा नहीं होंगे, दूसरी कक्ष में 2 और 8 से ज्यादा नहीं होंगे, तीसरी कक्ष में 2 8 18 से ज्यादा नहीं होंगे। क्लियर है इतना पॉइंट। यहीं से मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बता देता हूं। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। एक बात बता दूं, परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। एटॉमिक नंबर की मैं बात कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर को Z से प्रदर्शित करते हैं। एंड इस जो केमिस्ट्री ने ये बात हमको सिखाई है, किसने सिखाई है, केमिस्ट्री ने हमको ये बात सिखाई है कि जो Z होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो कल को कोई पेपर में पूछ ले कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है किसी परमाणु में, तो उस परमाणु को आपको क्या पता करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर पता करना पड़ेगा आपको उस परमाणु का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने सोडियम लिया तो सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई, 11, और इलेक्ट्रॉन की भी कितनी हुई, 11। पर ये इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या है मेरे भाई। देखो प्रोटॉन तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक जगह पे बैठा हुआ है, पर इलेक्ट्रॉन तो वितरित है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेनी ऑर्बिट्स, कई ऑर्बिट्स में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किससे दिया गया है, 2n² से। तो अगर हम यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सोडियम का, तो क्या बैठेगा, 2 8 1। मतलब पहली में 2 से ज्यादा नहीं, दूसरी में 8 से ज्यादा नहीं, तीसरी में बचा 1 आएगा। देखो ये तो 18 मैक्सिमम थे, मतलब 18 से ज्यादा नहीं आ सकते, पर यहां तीसरे में क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि ये 11 है ना, तो 2 8 और 1 11। क्लियर है इतना पॉइंट। चलते हैं आगे। ऐसी एक दो को मैं और ले लेता हूं, सिलिकॉन को ले लेता हूं 14 2 8 4। देखो यहां से मैं आपको एक बहुत अच्छी बात अभी लिंक करवा रहा हूँ, आगे के लिए लिंक करवा दूंगा। ठीक है बेटा। तो अब आप एक चीज देखिए, सिलिकॉन का होता है 14, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी कितनी हो गई, 14। ठीक है, और हमने अगर इसके इलेक्ट्रॉन के वितरण को तोड़ा, इलेक्ट्रॉन के वितरण को अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हर ऑर्बिट में, इफ वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस इलेक्ट्रॉन नंबर्स, तो पहली में 2 से ज्यादा नहीं, दूसरी में 8 और तीसरी में बचे 4 आएंगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम की बात कर लूं तो 32 की बात कर लेता हूं, जर्मेनियम का 32 होता है। देखो मैं एग्जांपल उसी ही मटेरियल का ले रहा हूं, उसी पदार्थ का ले रहा हूं जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर है इतना पॉइंट। तो जर्मेनियम का 32 हो गया, 32 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 8 18 4। क्लियर है इतनी बात। अब अगर हम बात करें, एक और ले लेता हूं मैं यहां पर, ये तो सोडियम ले लिया था, फिर मैं एक और ले लेता हूं एल्यूमिनियम कितना हो गया, 13। इसका मतलब प्रोटॉन की कुल संख्या और इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी हो गई, 13। पर अगर हमें वितरण की बात करनी है इलेक्ट्रॉन की, कितने इलेक्ट्रॉन पर एक एक ऑर्बिट में रहेंगे, तो वो क्या रहेंगे, 2 8 3। देखिए 13 हो गए कि नहीं हो गए, 2 8 और 3 13, तो ये 13 हो गए। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक बहुत मजेदार बात बताने वाला हूँ आप लोगों को। मान लीजिए आपने एक और डिस्कस कर लिया, क्लोरीन 17, तो ये बात मैं यहीं पे बता दूंगा भाई, प्लीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे 17, तो 17 ही प्रोटॉन की संख्या हो गई, 17 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। पर प्रोटॉन तो इकट्ठे होते हैं एक जगह पे, तो वो तो 17 हो जाएंगे, पर इलेक्ट्रॉन का वितरण हमें करना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे, 2 8 7। पहली में 2 से ज्यादा नहीं, देख लीजिए रूल क्या कहता है, पहली में 2 से ज्यादा नहीं, दूसरी में 8 से ज्यादा नहीं, और तीसरी में मजबूरन 7 ही आएंगे, क्योंकि 17 कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि 17 कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए अभी एक बहुत प्यारी बात बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर हम पदार्थ को डिफरेंशिएट करें, मतलब ये एक चीज समझ में आ गई आपको किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं। तो कल को पेपर में अगर आपसे पूछ ले कल को पेपर में कि भाई बताओ सोडियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, इनके परमाणु क्रमांक क्या है, जर्मेनियम का हुआ, सिलिकॉन का हुआ, क्लोरीन का हुआ, तो एक तो यहां से ये बात सब कवर हो जाती है। दूसरी बात क्या कवर होती है, देखिए इतना पॉइंट लिखिए, मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं।
देखिए तो क्लोरीन क्या हुआ 2 8 7। अब जो यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं वो क्या है वो समझिए आप। क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें, मतलब यूं तो पदार्थ बहुत तरीके के होते हैं इस पूरे, अगर हम पृथ्वी की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, तो पदार्थ तो यूं तो बहुत सैकड़ों तरीके के होते हैं, पर हमारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरीके के पदार्थ हमें मतलब के होते हैं। कहते हैं ना मतलब का सौदा क्या है, तो मतलब का सौदा 3 तरीके का है हमारे लिए, और वो होता है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पदार्थ को अगर 3 भागों में बांटे, इलेक्ट्रिकल या विद्युत प्रवाह के तौर पे, विद्युत के प्रवाह के तौर पे, यूपीपीसीएल के पिछले पेपर में इसी जगह से 1 2 2 3 4 सवाल पूछे थे बेसिक में ही, जबकि सवाल खास टफ नहीं है पर आंसर आपको पता होना चाहिए। मतलब विद्युत के अंदर 3 तरीके के पदार्थ हमारे मतलब के होते हैं। एक वो पदार्थ जो करंट प्रवाह करवा दे अपने अंदर, अगर मैं, और एक वो पदार्थ जो करंट प्रवाह नहीं करवाए, और एक वो पदार्थ जो करंट प्रवाह करवाए तो सही पर चालक से ज़्यादा ना करवाए, मतलब चालक से कम और कुचालक से ज़्यादा। एक एग्जांपल समझना, आप लोहा है, कभी लोहे को टच करके देखना किसी लाइन से, तो आपको पता चल जाएगा कि उस लाइन का करंट आपके अंदर आ चुका है। ठीक है, करना मत ऐसा। दूसरा पॉइंट, आप किसी लाइन को लकड़ी से टच करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि लाइन का करंट लाइन में ही रह गया है, आप तक नहीं आया है। ऐसा तो किया ही होगा आप लोगों ने। और तीसरे तरीके के पदार्थ होते हैं अर्धचालक, जिनकी जो करंट बहाने की क्षमता है वो उस लोहे से ज़्यादा तो नहीं है, उस चालक से ज़्यादा तो नहीं है, पर चालक से कम तो है, पर कुचालक से ज़्यादा है, उस लकड़ी से ज़्यादा है। तो 3 तरीके के पदार्थ होते हैं जो डिवाइड करते हैं हम लोग करंट बहाने, मतलब करंट कैसे कैसे बहता है उनमें। एक होता है कंडक्टर जिसे बोलते हैं हम चालक, एक होता है इंसुलेटर जिसे हम बोलते हैं कुचालक, और एक होता है सेमीकंडक्टर जिसे हम बोलते हैं अर्धचालक। अब पेपर में सवाल क्या पूछा था वो समझिए आप लोग। पेपर में सवाल पूछा था कि अर्धचालक कुचालक के अंत में, के आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, के आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए इस बात को बड़े ध्यान से यहाँ समझिए। ये हो जाता है कंडक्टर, इस श्रेणी को बोलते हैं कंडक्टर, इस श्रेणी को बोलते हैं सेमीकंडक्टर, और इस श्रेणी को बोलते हैं इंसुलेटर। समझिएगा बात को। कंडक्टर वो चालक होते हैं जिनके आखिरी कक्ष में या तो एक, जिसके आखिरी कक्ष में या तो 1 या 2 या 3 आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो। जैसे सोडियम है, इसके आखिरी कक्ष में 1 है, ये चालक की श्रेणी में आता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो कंडक्टर या चालक वही पदार्थ होते हैं जिनके आखिरी कक्ष में या तो 1 आए, या 2 आए, या 3 आए। एल्यूमिनियम 13 होता है, तो 2 8 3, आखिरी कक्ष में 3 आ गया। मैंने यहाँ बोला भैया, याद रखना, मैंने यहाँ बोला तो यहाँ 3 आ गया, इसका मतलब ये कंडक्टर श्रेणी में आ गया। तो ये पूछता है आपसे। इंसुलेटर में क्या है, अगर आखिरी कक्ष में 5 6 या 7 आए, 5 6 या 7 आए, अब देखो इसमें क्लोरीन में 7 आ रहा है आखिरी कक्ष में, तो ये क्या आ गया, कुचालक हो गया। 5 6 या 7 आए, ये कुचालक हो गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं है बहुत सारे एग्जाम्पल लेने का एक बार में। सेमीकंडक्टर, जिसके आखिरी कक्ष में केवल 4 हो वही सेमीकंडक्टर आते हैं। अब देखना कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ डिस्कस कर जाऊंगा। जिसके आखिरी कक्ष में केवल 4 हो
देखिए सिलिकॉन 4 है, जर्मेनियम 4 है, पर अब आप यहां पर देखिए कि ये 4 आप सोचेंगे कि सर फिर 8वें वाले के लिए कौन सा है। देखो एक अक्रिय गैस, इनर्ट गैस की कैटेगरी बनती है, जिसके आखिरी कक्ष में 8 होते हैं, वो उस कैटेगरी में गिरता है। पर मैंने क्या कहा, हमें क्या मतलब दुनिया जहान की पदार्थों के बारे में पढ़ के, हमें पदार्थ के बारे में थोड़ी पढ़ाई करनी है, हमें अपने वो काम के पदार्थ, देखो हम हमेशा अपने मतलब की बात समझते हैं, हमें जो पदार्थ इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं देखेंगे। तो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में कुल मिला के हमें इन तीनों को देखना है और देखना ही नहीं है बाकी। पर एक यहाँ पर अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है, एक एक्सेप्शन यहाँ होता है, कार्बन एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। अब आप कहेंगे सर 6 है तो 2,4 हो गया, अब इसके आखिर में 4 आ रहा है तो ये सेमीकंडक्टर में होगा। नहीं मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, ये सेमीकंडक्टर में नहीं होने वाला है, ये सेमीकंडक्टर में बिल्कुल नहीं होने वाला है, याद रखिए, ठीक है। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसकी सारी आदतें किस जैसी होती हैं, चालक जैसी होती हैं। आजकल आपने देखा होगा काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ आदमी हैं, आदमी से प्यार करते हैं टाइप के लोग घूम रहे हैं। मतलब वो दिखने में तो इंसान है, मतलब इंसान तो खैर सभी हैं, वो दिखने में तो आदमी है, पर वो उनमें कैरेक्टरिस्टिक सारी कैसी हैं, दूसरी, मतलब उनकी आदतें सारी कैसी हैं, लड़कियों वाली। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसकी संरचना, मतलब अगर उन्हीं आदमियों को जब लाइन में खड़ा करें, मेल और फीमेल की, तो वो खड़े तो मेल में होंगे, बट उनकी आदतें कैसी हैं, लड़कियों वाली। तो कहने का मतलब ऐसे ही अपवाद कुछ यहाँ पर भी होते हैं। ये अपने संरचना, अपने बनावट के आधार पर तो यहाँ आ गए सेमीकंडक्टर में, पर इनकी आदतें कैसी हैं, चालक जैसी आदतें हैं। तभी तो कार्बन के ब्रश इस्तेमाल होते हैं डीसी मशीन में, क्योंकि कार्बन की आदत चालक जैसी है, अर्धचालक जैसी नहीं है। क्लियर है इतना पॉइंट। इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग तापमान गुणांक में भी रिलेट करेंगे, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक, वहाँ भी रिलेट करवाऊंगा इस टॉपिक को मैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं वहाँ पर भी इसकी बात करूँगा, तब मैं आपसे वहाँ पर लिंक करवा दूंगा एक और, क्योंकि मुझे 2-4 बातें और बतानी होंगी। क्लियर है इतना पॉइंट। तो ये हो जाते हैं हमारे टाइप ऑफ 3 पदार्थ, मतलब 3 तरीके के पदार्थ, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। एक पॉइंट और मैं यहाँ ऐड करवा देता हूँ, सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जो परमाणु हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध बनाकर रहते हैं। क्या बनाकर रहते हैं, सहसंयोजी बंध बनाकर रहते हैं। जबकि कंडक्टर और इंसुलेटर में आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जिसमें बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड को बोलते हैं आयनीकरण बॉन्ड, आई थिंक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, सेमीकंडक्टर में सहसंयोजी बंध बनाकर रहते हैं परमाणु। सहसंयोजी बंध मतलब शेयरिंग का बॉन्ड, ठीक है। मैं अगर चाहूँ तो इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो क्या है कि ये क्या बना के रहता है, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। किस तरीके से, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन ने बना दिया, ये अभी मैं ना ये मैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कराऊंगा तब बताऊंगा आगे। तो ये क्या बना के रहता है, सहसंयोजी बंध बना के रह रहा है। जर्मेनियम, सिलिकॉन सहसंयोजी बंध बना के रहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं। जबकि कंडक्टर और इंसुलेटर आयनिक बॉन्ड बना के रहते हैं, आयनीकरण बंध बना के रहते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, लिखनी है। चलते हैं फटाफट आगे। अब जो हम लोगों को एक बात पता चल चुकी है कि ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्ष छोड़ के भाग जाते हैं और बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। मैंने पिछले लेक्चर में वन नंबर लेक्चर में बताया भी था कैसे भाग जाते हैं। जैसे आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये कोई पदार्थ है, मान लीजिए ये मैंने पेन बना दिया, ये ना पेन की सतह बना दी, सतह। अब आप समझिए कि आपकी आंखें अब माइक्रोस्कोप जैसी हो गई हैं, अब आपको अंदर उसके परमाणु भी दिख रहा है और परमाणु में लगे इलेक्ट्रॉन भी दिख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अब ये इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है, रूम में रखा हुआ है ये पेन, मान लीजिए। तो रूम का वातावरण का जो टेम्परेचर है वो इसमें जाएगा, कहीं ना कहीं टेम्परेचर इसमें जाएगा। अब जब टेम्परेचर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, छोड़ के कक्ष अपनी उसी पदार्थ की सतह पे इधर उधर घूमने लगेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए
मैं आपको एक बात बता दूं, ऊर्जा संरक्षण लॉ एक बात कहता है कि अगर ऊर्जा दी जा रही है किसी चीज़ को, तो वो ऊर्जा नष्ट नहीं होगी और ना ही खराब होगी, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाएगी। एक सिंपल सी बात समझना, एक छोटा सा बच्चा है, बालक है, वो खाना खा रहा है, टाइम पे खाना मिल रहा है। अब आप ही देख लीजिए, अगर घर वाले आपके कह दें कि बेटा मैं ज़िंदगी भर खिलाऊंगा, टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम वाकई में ही कुछ नहीं करने वाले। मतलब अगर वो कहें कि बेटा मैं तुम्हें ऊर्जा देता रहूँगा ज़िंदगी भर, तो तुम कुछ नहीं करोगे। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम चुपचाप से घर में बैठे रहोगे। अगर घर वाले तुम्हें फीड कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तुम ऊर्जा ले रहे हो, तो तुम क्या करोगे? पढ़ाई नहीं करोगे तो मटरगश्ती करोगे, इधर उधर घूमोगे फिरोगे। पर अब घर वाले तुम्हें ऊर्जा देते तो हैं, पर ये भी कहते हैं साथ के साथ कि बेटा पढ़ लो, तो तुम क्या करते हो? अपनी उस ऊर्जा को अपनी पढ़ाई में लगा देते हो। तो कहने का मतलब है कोई भी एनर्जी को डायरेक्शन मिलनी चाहिए। एनर्जी जो भी कोई ले रहा है, एक छोटा बच्चा भी है, अगर हम उसे दिन भर वो खाता पीता है तो फिर वो ऊधम भी करता रहता है दिन भर। क्यों? खाली वो सो नहीं सकता कभी। क्यों? क्योंकि अगर वो ऊर्जा ले रहा है तो एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगा ही बदलेगा, वो घूमेगा फिरेगा ताकि उसकी ऊर्जा कन्वर्ट होती जाए खेल कूद में। तो सेम कंसेप्ट होता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का यहाँ पर भी। अगर ये तापमान यहाँ पर लगातार इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहा है, तो इन इलेक्ट्रॉनों में भर जाएगी क्या? एनर्जी। और ये जब एनर्जी पूर्ण होंगे तो ये इधर से उधर दौड़ेंगे। ये क्या करेंगे? ये इधर से इधर रैंडमली दौड़ेंगे, ये इधर से इधर रैंडमली दौड़ेंगे। इसका मतलब बड़ा सीधा और सिंपल और साफ है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर रैंडमली दौड़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर रैंडमली दौड़ेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलता है तो उसके विपरीत दिशा में पैदा होता है करंट। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का चलना क्या है? कारण, जिसके प्रभाव से उत्पन्न होता है क्या? करंट। देखिए करंट कुछ और नहीं है, करंट कुछ और नहीं है, करंट क्या है? प्रभाव है। मैंने आप लोगों को कईयों बार बताया है, पिछले अपने बेसिक लेक्चर्स में भी बताया है। जैसे आप कभी रेत पर चलते हैं, आप मान लीजिए किसी बीच पे चल रहे हैं, गोवा का बीच है, ठीक है, तो जब आप वहाँ चलते हैं तो आपके पैरों के निशान बनते हैं कि नहीं बनते? चलते हैं, पैरों के निशान बनते हैं, चलते हैं, पैरों के निशान बनते हैं, ठीक है। आप ये चल रहे हैं तो पैरों के निशान कैसे बनते हैं? जब आप यूं यूं करके चलते हैं, ठीक है, तो पैरों के निशान कैसे बनते हैं? आपके इस तरीके से बनते चले जाते हैं। मतलब आप यूं करके चले तो पैरों के निशान यूं करके बनते चले गए, यूं करके बनते चले गए। तो क्या होता है? आपका चलना कारण है जिसकी वजह से एक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, पैरों के निशान बनना। पैरों का निशान कोई खुद में कोई फिनोमेना नहीं था, खुद में कोई बात नहीं थी, वो तो तुम चले हो, उसकी वजह से एक प्रभाव उत्पन्न हुआ है, पैरों के निशान बनना। याद रखिएगा, क्या आपके पैर और पैरों के निशान कभी टकराते हैं? कभी नहीं टकराते। पैर और पैरों के निशान कभी टकराते नहीं हैं। प्रभाव है ये प्रभाव है। ये कारण अगर बंद हो गया तो ये प्रभाव भी बंद हो जाएगा। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं किसी भी तार के अंदर या किसी भी पदार्थ के अंदर, तो वो क्या पैदा करते हैं? करंट। तो यहाँ से हम लोग एक बात समझ ली कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में करंट उत्पन्न होता है। देखो यार, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो मैं बोल भी तो रहा हूँ, तो फालतू में परेशान इस बात पे तो होने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में करंट उत्पन्न होता है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ करंट उत्पन्न होगा। इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखिए, इसको पॉइंट को आगे ले जाने से पहले एक बात समझ लेते हैं। यहाँ से एक बात हम लोग समझ लेते हैं कि चार्ज क्या है, आवेश क्या है। देखिए, चार्ज को हम लोग स्मॉल q या फिर कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये बात पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रुपये को किसके टर्म्स में बात कर रही है, किसके टर्म्स में दिया है? पैसे के टर्म्स में दिया है। तो अगर 1 रुपया 100 पैसे के बराबर है तो 10 रुपया किसके बराबर होगा? जाहिर सी बात है 1000 पैसे की। मतलब हम कितने भी रुपए लिख लें उसको हम पैसे के
संदर्भ में बात कर सकते हैं। ऐसे ही चार्ज की भी बात करी गई है इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में चार्ज को कहा गया है, इलेक्ट्रिकल में चार्ज को कहा गया है कि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसमें संख्या को जोड़ दो वही चार्ज बन जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को ले लिया है हमने, ऐसे समझ लीजिए जैसे पैसा, ठीक है, और n क्या हो गई, संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये E क्या हो गया, आवेश ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आवेश कितना होता है इसका, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो कुल मिला के हमने आवेश को किसके टर्म्स में दिया है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की गुना के टर्म्स में। मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है तो उसके कितने गुना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना माना जाएगा, 1 इंटू जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना माना जाएगा, 2 इंटू इसके। मतलब हमने किसी भी आवेश को इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में दिया हुआ है। इस आवेश की मापक जो होता है वो होता है कूलम। कूलम एक जनाब थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात कही थी। तो कूलम के टर्म्स में इस आवेश को दिया जाता है। अब मेरी एक बात समझिएगा, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपसे एक बात करनी है, और क्रैश कोर्स का यही तो फायदा है, क्रैश कोर्स का फायदा भी तो यही है। देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई आवेश दिया गया है, आपको कोई आवेश दिया गया है 10 कूलम, ठीक है, 10 कूलम आवेश दिया गया है, कोई बात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो 10 कूलम आवेश है, कल को आपसे पूछ सकता है कि ये 10 कूलम आवेश कितनी संख्या से बना है, कितनी संख्या से बना है। तो आप क्या लिखोगे, आपको मालूम है Q बराबर क्या होता है, Ne, और ये है 10, और E का चार्ज आपको मालूम है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 बाय क्या होगा, 100 बाय, अब एक बहुत हॉट फेवरेट क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिया जाता है, ये कितना हो जाएगा, 100 बाय 16 इंटू 10 की पावर -19। अब जो भी आंसर आएगा इसका वो हो जाएगा क्या, कि कितने संख्या ऑफ इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। इसका ही एक बहुत हॉट फेवरेट, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहां पे करा देता हूं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं कि 1 कूलम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या जिम्मेदार है। 1 कूलम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या जिम्मेदार है। अब देखिए Q क्या दिया होता है, Ne, और Ne कितना दिया है, 1, मतलब चार्ज कितना दिया है, 1। तो उसने पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या जिम्मेवार होगी, लगेगी उस 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब आप इसको खोलेंगे तो ये 10 बाय 16 हो जाएगा। तो देखिए 10 बाय 16 को आप करेंगे तो 0.625 आएगा, और ये -19 बन जाएगी +19। तो कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं, 0.625 इंटू 10 की पावर +19, या कह लो 6.25 इंटू 10 की पावर +19 संख्या जिम्मेदार है। सोचो ये कितनी अरबों खरबों, सॉरी 18 आएगा यहाँ पे, 18, 6.25 इंटू 10 की पावर +18। इतने इलेक्ट्रॉन जब जमा होंगे, इसका मतलब क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या जब जमा होगी कहीं पे, तब जाके 1 कूलम आवेश बनेगा, तब जाके 1 कूलम आवेश बनेगा। और आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो n की संख्या है, ये तो इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि हर पेपर में पूछा जाता है, तो आप तो इसकी वैल्यू याद रख लीजिए, ठीक है। वैसे तो मैं कहूँगा तरीका याद रखिए, पर वैल्यू याद मत रखिए, क्योंकि पेपर में अभी मान लीजिए पावर 19 ना दे के 18 दे दे, 18 ना दे के 17 दे दे, तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं यहाँ पर और जिक्र करके चलता हूँ। देखिए कुछ लोग सोचेंगे कि सर आपने चार्ज जो है माइनस में क्यों नहीं लिया, इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस में क्यों नहीं लिया चार्ज। बेटा अगर मैं यहाँ माइनस ले लेता तो यहाँ भी माइनस आ जाता आंसर में। पर आप खुद सोचो, क्या कभी किसी चीज़ की संख्या नेगेटिव में होती है? कहीं से 10 आदमी आते हैं, -10 आदमी नहीं आते हैं। हम ये कहेंगे कहीं पर 10 आदमी इकट्ठे हो गए, पर -10 आदमी इकट्ठे हो गए, ऐसा नहीं होता है। सेम ऐसे ही संख्या आई है इलेक्ट्रॉनों की, इतने संख्या जिम्मेदार है। तो हमने क्या किया, नगण्य मान, हमने निगलेक्ट कर दिया माइनस साइन। माइनस साइन बस ये बताता है कि आवेश ऋणात्मक है, इसका नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, दैट्स इट,
ठीक है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? अब एक बात आपको मैं यहाँ पे बता दूं जो शायद हो सकता है आपको परेशान कर रही हो, और वो बात हो सकती है ये कैपिटल क्यू की और स्मॉल क्यू की। देखो यार, कभी कभी क्या होता है, यहीं से मैं बता रहा हूँ, लखनऊ मेट्रो के पेपर में ये सवाल पूछा था, कभी कभी आवेश संख्या की फॉर्म में देते हैं तो कोई बात नहीं है, पर जब कभी आवेश को समय की समीकरण के हिसाब से, कैसे, समय का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टाइम के फॉर्म में दिया जाए, मान लो दिया जाए 10t कूलम, तो देखो अंतर है बेटा इसमें, ये 10 कूलम था, ये 10p कूलम था। कभी कभी हो सकता है आवेश को 10t² दे दिया जाए, तो जब भी समय के समीकरण में दिया जाता है तो हम इसमें स्मॉल q यूज कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी 10t² कूलम कर दिया जाए तो ऐसे भी आवेश दिया जाता है समय के समीकरण में। अब इसका क्या बात होती है, यहीं से जुड़ा एक सवाल आया था लखनऊ मेट्रो, हमारे ये मेंटेनर के एग्जाम में ही आया था और TG2 के मेंटेनर में आया था। तो ये वाली जो बात है ना, मैं जब आपको बताऊंगा एक न्यूमेरिकल इसी वीडियो में आई थिंक बता दूंगा, ठीक है, अगर लंबा ना जाए तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि 10t² ये सब क्या है, ये भी इस तरीके से भी चार्ज को, आवेश को दे दिया जाता है। तो ये था आवेश, ठीक है, इस चीज को याद रखना, मैं अभी आपको न्यूमेरिकल्स में इसको बताऊंगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक कूलम, ये पूछ लेता है कि एक कूलम चार्ज के लिए कितनी संख्या जिम्मेदार है, 6.25 इंटू 10 की पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या जिम्मेदार है एक कूलम चार्ज को बनाने में। हम बात कर लेते हैं करंट की। देखिए, करंट को स्मॉल आई या फिर कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। कैपिटल आई जो होता है ये या तो मैक्सिमम करंट या उच्चतम करंट जिसे बोलते हैं, या पीक करंट, इनके लिए डोनेट किया जाता है, और स्मॉल आई दिया जाता है क्षणिक करंट के लिए, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट के लिए। तो मेरे भाई मैं बोल भी रहा हूँ, अधिकतम मान उच्चतम मान के लिए कैपिटल आई और क्षणिक मान के लिए स्मॉल आई। क्षणिक मान क्या होता है इसको तो डिटेल में AC करंट में हम लोग देखेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि करंट किस तरीके से पैदा होता है। मान लीजिए आपका कोई ये पदार्थ है, मान लीजिए आपने एक लोहे का पीस ले लिया और इसमें एटम में आपने इलेक्ट्रॉन ले, ये इलेक्ट्रॉन है। अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए होंगे क्योंकि वो वातावरण में रखे हुए हैं। तो मैंने खाली क्या दर्शा दिया, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। मान लीजिए मैंने उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए और मैंने उस पदार्थ से लगा दिया ये वोल्टेज 1। अब क्या होगा, एक बार बताइए, ये वोल्टेज की बैटरी क्या है, प्लस साइन, और ये नेगेटिव साइन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, प्लस। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचे चले आएंगे कि नहीं चले आएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए ये प्लस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचेगा, आ जाओ, खींचेगा, इधर आओ। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहाँ चले आएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आएंगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की ही विपरीत दिशा में करंट बनता है। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर जाएगा, करंट यूँ फ्लो कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन यूँ फ्लो कर जाएंगे। तो कहने का बड़ा ही सीधा और साफ मतलब है कि बैटरी का करंट कहाँ फ्लो करता है, करंट की दिशा क्या है। अगर मैं बैटरी के संदर्भ में बात करूँ तो करंट की दिशा क्या है बैटरी के संदर्भ में, पॉजिटिव छोर से या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, नेगेटिव छोर की ओर, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर है क्या, पॉजिटिव छोर से नेगेटिव छोर की ओर है क्या, इस बैटरी टर्मिनल के से करंट की दिशा। अगर आप चाहो तो इसको उल्टा भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं, कुछ लोगों को लग रहा होगा। मान लीजिए ये कोई लोहे का पीस है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो मेटल है, चालक है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, ये चीज़ जान लीजिए, ठीक है। हम लोग चाहते तो इसको बहुत मैं आपको ये कैटेगरी बना देता हूँ। वो जो कंडक्टर की हम लोगों ने बात करी थी, चालक की बात की थी, इंसुलेटर की बात की थी और सेमीकंडक्टर की बात की थी। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में नहीं होते। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन तापमान देने पर,
टेम्परेचर देने पर पैदा होते हैं। ठीक है, या तो तुम तापमान दे दो या कोई और ऊर्जा दे दो, जैसे वोल्टेज दे दिया, तो पैदा होते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन चालक में बहुत होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, इसमें ऊर्जा देने पर पैदा होते हैं। देखिए, मैं चाहता तो उसका कंसेप्ट बता सकता था, पर टाइम उतना होता नहीं है, क्रैश कोर्स हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बार बैटरी का साइन उल्टा करके लगा देता हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि बैटरी, देखिए अब यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, जबकि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था। अब देखिए ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन यूँ करके आ जाएंगे। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन यूँ आ रहे हैं तो करंट फिर क्यों जाएगा, यूँ जाएगा। तो फिर से देखो करंट कहाँ से चला गया, ये देखो प्लस से माइनस। तो बैटरी के ये बात, एक चीज़ जान लीजिए, ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पॉजिटिव छोर से करंट नेगेटिव छोर की ओर जाता है। खैर, अब देखिए करंट की दिशा की तो बात हो गई करंट के मान की क्या बात करें, मान कितना होगा करंट का। ठीक है, दिशा की तो बात हो गई। इलेक्ट्रॉन, ये तो एक बात हो जाती है, और दूसरी बात क्या थी कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहता है, विपरीत दिशा में बहता है, दिशा में बहता है। ठीक है, तो अगर बैटरी के छोर से बात करें तो पॉजिटिव से नेगेटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके विपरीत दिशा में बहता है। तो दोनों अलग हैं, एक में इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन को संदर्भ लिया गया है, और एक में बैटरी के छोर को लिया गया है। बात करेंगे इसके मान की। ठीक है, मान की अगर हम लोग बात करें तो मान में क्या रहेगा, मतलब मान कितना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे समझ जाइए, मान के चल लीजिए कि ये जो भी आपका चालक है, इस चालक पर आप यूँ करके बैठ के देख रहे हैं। मान लीजिए ये चालक है, आप यूँ करके देख रहे हैं, यूँ आप इस तरीके से देख रहे हैं यूँ करके। तो आप ऐसे समझिए कि कितना आवेश या कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने सेकंड समय में पास हो रही है वहाँ से। भाई ऐसे समझ लो कि एक कमरे में 1000 लोगों की भीड़ पड़ी हुई है। ठीक है, हो सकता है एक, आप कुछ भी समय ले लो, आप 10 सेकंड ले लो, 1 सेकंड ले लो, कुछ भी ले लो। अगर आप कुछ भी समय में, पर यूनिवर्सल लेना, मतलब जैसे 10 सेकंड ले रहे हो तो 10 सेकंड लेना सबके लिए। 10 सेकंड में कितने लोग गुजर रहे हैं, इससे तय होगा कि करंट का मान क्या है। आप 1 सेकंड ले लो स्टैंडर्ड, तो हर 1 सेकंड में कितने लोग गुजर रहे हैं, उससे तय होगा कि मान क्या है। तो कहने का मतलब ये है, जो करंट का मान होता है वो बताता है कि कितना आवेश कितने समय में पास हो रहा है। पर एक बात याद रखना, ये समय किस में होगा, सेकंड में, और ये चार्ज या आवेश किस में होगा, कूलम में। देखो आवेश तो कूलम में होता ही है। तो यहाँ से जो करंट की यूनिट बन जाती है, मापक बन जाती है, वो मात्रक बन जाती है, वो क्या बनती है, कूलम पर सेकंड। क्या बनती है, कूलम पर सेकंड। पर इसी बात को एम्पियर कह दिया गया है हमारे साइंटिस्ट, क्योंकि ये जो बात कही थी पूरी की पूरी, ये साइंटिस्ट एम्पियर एक जनाब थे, उन्होंने कही थी। तो कुल मिला के इसी चीज़ को हम एम्पियर बोल देते हैं, ए से प्रदर्शित कर देते हैं। मतलब बड़ा सीधा है, 5 एम्पियर किसके भी बराबर हो जाएगा, 5 कूलम पर सेकंड के बराबर भी हो जाएगा। अब अगर आप देखें इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और बना के, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और डिटेल में बना के देखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा I = Q/T, और Q होता है NE/T। तो यहाँ से ये करंट का पूरा फॉर्मूला तैयार होता है, और इस फॉर्मूले से बहुत इंपॉर्टेंट जुड़े सवाल आते हैं जो कि मैं अभी करवाने वाला हूँ। क्लियर है इतना पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग जो क्या सीख पा रहे हैं कि करंट जो है कितना आवेश कितने समय में, याद रखिए सेकंड में लिया जाएगा, फ्लो कर रहा है। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं एग्जांपल टाइम को 1 सेकंड ले लूँ तो I क्या हो जाएगा, Q, क्योंकि यहाँ तो मैंने 1 ले लिया टाइम, तो I किसके बराबर हो जाएगा, Q, और Q किसके बराबर होता है, NE, तो I किसके बराबर हो जाएगा, NE। अब खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो हमेशा 1.6 रहेगा। ठीक है, तो I कुल मिला के किसके प्रोपोर्शनल हो गया। देखो ये मैं बार बार जो प्रोपोर्शनल समानुपाती लेता हूँ ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ समानुपाती का कंसेप्ट क्लियर कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, समानुपाती का कंसेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। तो ये तो हमेशा नियतांक रहने वाला है, तो जब ये नियतांक हमेशा रहेगा तो हमारे किस पर डिपेंड करके, जितनी ज़्यादा संख्या गुजरेगी उस चालक में से 1 सेकंड में ले लो या 10 सेकंड में ले लो, जितनी भी ज़्यादा संख्या गुजरेगी उतना ज़्यादा करंट का मान बढ़ता जाएगा।
सीधा सा बड़ा सिंपल सा हिसाब है, ऐसे समझ लीजिए किसी कमरे से, ऐसे समझ लीजिए लोगों को मान के चल लो इलेक्ट्रॉन है, और उस कमरे से जितने ज़्यादा लोग एक सेकंड में यहाँ निकलेंगे वो ही बनाएंगे करंट का मान, वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो गए ना, हमने इलेक्ट्रॉन मान के चला, तो ऐसे समझ लीजिए। तो ये है कुल मिला के कहानी कि जितने ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, मतलब उस चालक में से, मैं देखो ये चालक को ना जूम करके पढ़ा देता हूँ, ये चालक को है ना, आप चालक तो ऐसा रहेगा बेचारा सीधा सा, पर मैं उसको थोड़ा सा बड़ा सा करके ऐसे करके बता देता हूँ। तो उस चालक में से जितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, और इलेक्ट्रॉन कौन पास करवाता है? वोल्टेज, जाहिर सी बात है। तो ऐसे समझ लीजिए कि एक रूम के अंदर बॉडी बिल्डर कोई बैठा हुआ है, अब जितना बॉडी बिल्डर स्ट्रांग होगा उतने ज़्यादा लोग रूम को छोड़ छोड़ के भागेंगे। मान लो वो बॉडी बिल्डर मार मार के भगा रहा है लोगों को, तो लोग भागते चले जाएंगे, ठीक है। अब बॉडी बिल्डर जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतने ज़्यादा लोग भागेंगे एक सेकंड में। सेम ऐसे ही है, ये वोल्टेज बॉडी बिल्डर है मेरे भाई, ये वोल्टेज जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रॉन इधर खिंच खिंच के चले आएंगे, और एक सेकंड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कब पास होंगे? जब ये बॉडी बिल्डर स्ट्रांग होगा। मान लो ये 10 वोल्ट है और फिर हमने ले लिया 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा पास होगी, तो हमारा करंट उस समय मान में ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। क्लियर है इतना पॉइंट? इससे न्यूमेरिकल जो आते हैं वो हम लोग देखते हैं, आप इतना पॉइंट उतार लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिखवा दिए हैं, मतलब लिख लिए हैं, और मैं आपको बताऊँ किस तरीके से वो झोल करता है इसी फॉर्मूले को लेके कि I = Q/T NE/T, सारे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। देख लेते हैं। देखो थोड़ा छोटा मैं लिखा हूँ, ये बात सही है, बट मैं बोल भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। यदि एक परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इस परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा भाई, ठीक है। पता चला कोई कह के चला गया और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उसने कहा क्या, तो कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, मतलब संख्या हमेशा n होती है, ठीक है। 1 एम्पियर करंट बोल रहा है। देखो यार कभी भी एक चीज़ याद रखना, सरनेम है ना, ये सरनेम है, एम्पियर मतलब यूनिट है, मात्रक है। तो सरनेम से पहचान लिया करो कि वो बंदा कहाँ से है, कहाँ का हो सकता है, ठीक है। तो एम्पियर है तो भाई करंट ही होगा, इससे ज़्यादा एम्पियर तो और किसी में होता ही नहीं, मतलब करंट ही होगा। अगर मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो साफ लिख रहा है वो विद्युत धारा, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल हमें नहीं समझना, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि सरनेम से पहचान लो, जिन्हें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर पेपर में क्वेश्चन मत छोड़ के आओ। देखो बेटा ये 1-1 नंबर के गारंटेड क्वेश्चन है, अगर इनको भी छोड़ दोगे तो फिर कुछ भला नहीं हो पाएगा। फिर मेरी तरफ से तो भैया हाथ जोड़ देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यार इतने, जब मैं गारंटेड बोल रहा हूँ ये आएंगे, तो इन्हें करने में प्रॉब्लम क्या है? और बता तो रही हूँ मैं, पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ। n पता करना है, i पता नहीं है, ठीक है। एक परिपथ में धारा, इस परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो। अब आप एक चीज़ देखिए कि इसने हमें क्या पता है, I = NE/T होता है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे इसमें कि I कितना दिया है इसने, 1 एम्पियर, N निकालना है, E हमको पता ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। और समय हमने ले लिया 1 सेकंड, क्योंकि इसने दिया नहीं है तो हमने 1 सेकंड ले लिया है, ठीक है। तो n यहाँ क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बैठ जाएगा, 0.625 × 10⁻+19। तो कोई आंसर है 0.625 × 10⁻+19, ए आंसर है। क्लियर है इतना पॉइंट? ये आंसर सीधा का सीधा बन जाएगा। देखो अब आपको थोड़ी सी तो मैथ तो करनी पड़ेगी यार, अब ऐसा नहीं है कि मैथ आप बिल्कुल भी नहीं करें, थोड़ी मैथ तो करनी पड़ेगी आपको। अब देखिए यहाँ देखिए इसने क्या दिया हुआ है, 1 कूलम आवेश दिया। मैंने फिर से कहा सरनेम से पहचानिए, 1 कूलम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आप देखिए Q = क्या होता है, NE। E के बारे देखो, Q हमें 1 दिया ही है, हमें जमा संख्या इलेक्ट्रॉन की N बताना है, और E हमको मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19। भैया इसकी वैल्यू माइनस में इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि संख्या फिर से नेगेटिव में आएगी अगर आंसर में, तो कोई मतलब नहीं है। तो n यहाँ पे क्या हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19, ये वही सेम आंसर आ जाएगा, देखिए +19। तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप देखो कि उसने पूछा क्या क्या चीज़ है, ठीक है। एक बात मैं यहाँ पे और कह दे रहा हूँ
कि पेपर में ना ऑप्शन देख लेना। अभी मान लो उसने ऑप्शन +17 में पूछा, तो फिर तुम +19 वाला बस ढूंढते रहना वहाँ पे कि यार मैं तो +19, तो +17 में कन्वर्ट करना। तो 17 में कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, ये 62.5 हो जाएगा। अब देखो यार, इतनी मैथ आपको आनी पड़ेगी यार, अभी ये चीज़ देख लो। 62.5 × 10⁻+17 हो जाएगा, अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो। ऐसी एक क्वेश्चन और देखिए, एक चालक में 4 एम्पियर धारा कह रहा है, वह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, तो क्यू कितना दिया है इसने, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 1.6 × 10⁻−19। अरे ये तो नहीं भी दिया होता तो भी चलता। तो देखो, तो क्रॉस सेक्शन से प्रति सेकंड बहने वाली इलेक्ट्रॉन की धारा संख्या क्या होगी, तो उसने प्रति सेकंड पूछा है, मतलब टाइम अपने आप में 1 सेकंड हो गया। तो आई क्या होता है, Q/T। अब आई जब Q/T होता है, तो अब आई कितना है यहाँ पे 4, Q कितना है 1.6 × 10⁻−19। अच्छा, इसने वो पूछा है ना, चलिए तो ये NE/T लगा दीजिए, ठीक है। तो I = कितना हो गया आपका, I = हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन का दिया है, I = हो गया आपका 4, ठीक है। करंट इसका कितना दिया है 4, और N कितना है हमें निकालना है ना, इलेक्ट्रॉन से प्रति होने वाली बहने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमको पता ही है 1.6 × 10⁻8, और ये हमें E, तो यहाँ N कितनी हो जाएगी 4/1.6 × 10⁻−19। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना लगभग आंसर आएगा, ये आ जाएगा 2.5 × 10⁻+19। देखिए संख्या है तो कोई यूनिट नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक जोड़ तोड़ की सरकार बनाता हूँ कि अगर इस सवाल में थोड़ा वो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दे तो क्या कर देगा। अभी मान लो वो प्रति सेकंड पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये याद रखना इसमें क्वेश्चन में टाइम को लेके कि अगर टाइम मान लो 20 मिनट दे रखा है कहीं पर, तो आपको उसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो सेकंड में बदलने के लिए क्या होगा, 20 × 30 1200 सेकंड। कहीं आपको टाइम आवर में दे रखा है, इन्हीं क्वेश्चन में मान लो 3 आवर कह रखा है, तो टाइम आपको किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में, क्योंकि फॉर्मूले में टाइम सेकंड में था। तो 3 × 60 × 60, तो 3600 × 3 सेकंड, ये सेकंड आंसर। मतलब आपको समय वो क्या कर सकता है, कभी आपको समय सेकंड में दे सकता नहीं भी है, मतलब वो आपको आवर में दे, मिनट में दे, पर समय आपको किस में हमेशा कन्वर्ट करना है, सेकंड में। कभी हो सकता है इसकी वैल्यू भी वो दे, संख्या की वैल्यू दे, आवेश की तो पता ही है, और समय दे, करंट पूछ ले आपसे, तो कोई बहुत टफ नहीं है। मैं इन सबको इकट्ठा करवाऊंगा जब एक 5-6 लेक्चर के बाद कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, वो पक्के न्यूमेरिकल कराऊंगा जो आएंगे, तब मैं इन सब चीज़ों का जिक्र करूंगा। क्लियर है, आप लोग इतना अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये सारी चीज़ हेल्पफुल होंगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछा जाता है। आप वर्कबुक डाउनलोड कर लो, मैंने बोला ना आपसे, वर्कबुक आप लोग ऐप पर जो है वो UPPCL की 600 क्वेश्चन की वर्कबुक है पिछले पेपर की, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, वहाँ से भी लगा सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में ऐसे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से हम लोग, शाम में 8 बजे लेक्चर अपलोड होता ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कैसा लग रहा है कोर्स, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।